तो आज हम एक कहानी समझने वाले हैं। तीन जबरदस्त ताकतों के टकराव की कहानी। ये ताकतें थीं इंडस्ट्री, प्रिंट और नेशनलिज्म। सोचिए, ये तीनों जब कॉलोनियल रूल के अंदर भारत में एक दूसरे से टकराईं, तो उसी टकराव से एक नए देश ने जन्म लिया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस बड़ी ही अजीब सी तस्वीर से। जरा देखिए, कपड़ा तो बना है मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में, लेकिन उस पर तस्वीर है एक भारतीय देवी की। है ना अजीब? पर यह सिर्फ एक लेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पहेली है, एक सुराग है जिसमें इंडस्ट्री, बाजार, धर्म और गुलामी की एक बहुत उलझी हुई कहानी छिपी है। और पता है, इसी सुराग को पकड़कर हम मॉडर्न इंडिया के बनने की पूरी कहानी को समझेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यूरोप चलना होगा, क्योंकि वहीं पर दो ऐसी जबरदस्त क्रांतियां हो रही थीं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचकर देखिए, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही थी। एक तरफ थी वो दुनिया जो हाथों से चलती थी, कारीगरों की दुनिया जहां हर चीज अपनी रफ्तार से, इत्मीनान से बनती थी। और फिर दूसरी तरफ थी मशीनों की दुनिया, जहां भाप के इंजन वाली फैक्ट्रियां दिन रात धुआं उगल रही थीं और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रही थीं। और ये बदलाव सिर्फ चीजें बनाने तक ही नहीं था, नहीं, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को फैलाने का तरीका भी बदल रहा था। हाथ से लिखी जाने वाली किताबों की जगह अब प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई किताबें ले रही थीं। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। आप अंदाजा लगाइए, 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस आया और 16वीं सदी खत्म होते होते यूरोप में 20 करोड़ किताबें छप चुकी थीं। 20 करोड़। फिर 18वीं सदी में आई फैक्ट्रियां और कॉटन इंडस्ट्री तो जैसे आसमान छूने लगी। अब ये दोनों ही ताकतें, इंडस्ट्री और प्रिंट, पूरी दुनिया में फैलने के लिए तैयार थीं। तो अब कहानी वापस भारत लौटती है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। ये जो इंडस्ट्री और प्रिंट की ताकतें थीं, वो यहाँ आज़ादी से नहीं आईं, वो आईं अंग्रेज़ों के राज के साथ। और बस यहीं से शुरू हुआ टकराव का असली खेल। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत क्या था। भारत दुनिया का टेक्सटाइल सुपर पावर था। यहाँ के बने सिल्क और कॉटन के कपड़ों की पूरी दुनिया दीवानी थी। हमारे कारीगरों का हुनर लाजवाब था, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और फिर कहानी बदली। मैनचेस्टर भारत आया, मतलब मैनचेस्टर की मिलों का सस्ता मशीन से बना कपड़ा, और वो भारतीय बाजारों में एक सैलाब की तरह आ गया। वो बाजार जो कभी हमारे बुनकरों के हुनर से चमकते थे, अब वो विदेशी माल से पट गए थे। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री की तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ 40 साल में भारत के टोटल एक्सपोर्ट में कपड़े का हिस्सा 33% से गिरकर सिर्फ 3% पर आ गया। सिर्फ 3%। इसके पीछे लाखों बुनकरों और कारीगरों की बर्बाद हुई जिंदगियों की कहानी है। और ये सब अपने आप नहीं हुआ, नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया था इसे करने के लिए। पहले तो उन्होंने गुमाश्ता नाम के एजेंट रखे जो बुनकरों पर निगरानी रखते थे। फिर बुनकरों को कर्ज के जाल में फंसाया जाता ताकि वो कंपनी से बंध जाएं। एक बार फंस गए तो फिर वो अपना माल किसी और को बेच ही नहीं सकते थे। और दाम, वो भी कंपनी तय करती थी, जोर जबरदस्ती से मारपीट करके। नतीजा क्या हुआ? हजारों लाखों बुनकरों ने या तो अपने गांव छोड़ दिए या फिर अपना पुश्तैनी हुनर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है। तो इसी जुल्म और बेबसी के माहौल से एक नई सोच, एक नई चेतना ने जन्म लिया। एक ऐसी भावना जिसने लोगों को पहली बार ये एहसास दिलाया कि उनकी तकलीफ एक है, उनका दुश्मन एक है और वो सब एक हैं। और इसी भावना को हम कहते हैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और इस नई चेतना का, इस राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा हथियार क्या बना? वो था सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी का दिया हुआ एक ऐसा आइडिया था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये तो सच्चाई की ताकत से लड़ी जाने वाली जंग थी। इसका मकसद दुश्मन को जमीन पर गिराना नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाकर उसका दिल जीतना था। गांधी जी ने खुद इसे समझाया था। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह फिजिकल फोर्स नहीं है, ये सोल फोर्स है, मतलब आत्मा की ताकत। ये बिना हथियार के, बिना हिंसा के, सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाई पर टिके रहने की जिद थी। और इसी जिद ने, इसी ताकत ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। और ये सिर्फ एक ख्याल बनकर नहीं रह गया, इसे एक्शन में लाया गया। चाहे वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह हो,
या फिर 1921 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर नमक कानून को तोड़ने वाला वो ऐतिहासिक दांडी मार्च। पूरे देश ने इस सोल फोर्स, इस आत्मबल की ताकत को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। और इसका असर कितना जबरदस्त हुआ, ये आंकड़ा देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में विदेशी कपड़ों के बॉयकॉट की अपील की गई, तो पता है क्या हुआ? सिर्फ 1 साल के अंदर विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट लगभग आधा हो गया, 102 करोड़ से घटकर सीधा 57 करोड़ पर। यह थी आम लोगों की एकता की ताकत, उनकी इकोनॉमिक पावर। तो ये तो साफ था कि आंदोलन का मकसद एक ही था, आज़ादी, फ्रीडम। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इस आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। शब्द एक था, स्वराज, लेकिन उसके मतलब बहुत सारे थे। अब देखिए, स्वराज का लिटरल मतलब तो था अपना राज, यानी सेल्फ रूल। लेकिन सवाल यह था कि ये अपना राज आखिर होगा कैसा? और इस सवाल का जवाब हर कोई, हर ग्रुप अपनी अपनी परेशानियों और अपनी अपनी उम्मीदों के हिसाब से दे रहा था। जैसे अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था कि भारी भरकम लगान कम हो और जमीन वापस मिले। असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की कैद से आज़ाद होकर अपने गांव लौट पाना। बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब था बिना अंग्रेजी रोक-टोक के अपना व्यापार करना। और आदिवासी किसानों के लिए, उनके लिए स्वराज का मतलब था अपने जंगलों पर अपना हक वापस पाना। देखा, मंजिल एक, पर रास्ते और सपने अलग अलग। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग अलग सपनों को, इतनी अलग अलग आवाज़ों को एक साथ एक धागे में कैसे पिरोया गया? और यहीं पर हमारी कहानी में उस दूसरी ताकत की वापसी होती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। याद है? छपाई की क्रांति, प्रिंटिंग प्रेस। अब तक जो देश का आइडिया था वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, हवा में था। उसे एक चेहरा दिया गया, एक पहचान दी गई, भारत माता की। और प्रिंटिंग प्रेस के जरिए भारत माता की ये तस्वीर हर घर, हर दुकान तक पहुंच गई। और धीरे धीरे इस मां के लिए जो भक्ति थी, वही देशभक्ति का सबूत मानी जाने लगी। फिर आया एक और ताकतवर सिंबल, स्वराज ध्वज। 1921 में इसे गांधी जी ने डिजाइन किया था। इसके बीच में जो चरखा था, वो सेल्फ हेल्प यानी आत्मनिर्भरता का निशान था। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था। इसे लेकर मार्च में निकलना अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती देना था। ये झंडा एकता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। और प्रिंट का कमाल सिर्फ यहीं तक नहीं था। सोचिए, घरों में लगे कैलेंडरों पर नेशनलिस्ट लीडर्स की तस्वीरें छपने लगीं। स्वदेशी सामान के विज्ञापनों में देशभक्ति के मैसेज दिए जाने लगे। इन तस्वीरों और नारों ने राष्ट्रवाद के आइडिया को उन लोगों तक भी पहुंचा दिया जो शायद पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो प्रिंट ने क्या किया? उसने इन सभी बिखरी हुई आवाज़ों को एक साथ लाने का काम किया। उसने नेशनलिस्ट आइडियाज़ को फैलाया, भारत माता जैसे कॉमन सिंबल बनाए, अखबारों के जरिए लोगों को आंदोलनों के लिए मोबिलाइज किया, और सबसे ज़रूरी, देश के अलग अलग कोनों में चल रही छोटी छोटी लड़ाइयों को एक दूसरे से जोड़कर एक बड़े ऑल इंडिया मूवमेंट की शक्ल दी। तो असल में जो नया भारत उभर रहा था, वो किसी एक आवाज़ का देश नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो तो कई सारी आवाज़ों का एक संगम था। ऐसी आवाज़ें जो चाहती तो एक ही चीज़ थी, अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी। और यही सवाल आज हमें खुद से पूछना है। आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद हमारे अतीत की वो जो अलग अलग आवाज़ें थी, वो अलग अलग उम्मीदें थी, वो आज के भारत में किस तरह गूंजती हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर।